इस महाकुंभ में अभी कितने लोग जाके लौट आए? तो हम भी है ना, हम तो साथ में ही है। विगत जो कुंभ बीत चुके हैं, काफी यहाँ जो चेहरे दिख रहे हैं काफी वो है वरिष्ठ हैं। विगत कुंभों में कौन कौन लोग गए हैं? हालांकि ये संख्या उतनी उत्साहवर्धक नहीं है जितनी मैं कल्पना करता था, लेकिन है। दरअसल हम लोगों का जो भारतीय ज्ञान परंपरा में से, हम ज्ञान परंपरा की दृष्टि से देखें या भारतीय परंपरा की दृष्टि से देखें, तो कुंभ का आयोजन और महाकुंभ का आयोजन अति प्राचीन है। जब चीनी यात्री हुएन सांग 644 ईस्वी सन में भारत आया था, तो उसने जो किताब लिखी है उसमें इस बात का जिक्र किया है उसने कि वो राजा हर्ष के समय आया था कि राजा हर 5 साल के बाद यानी 6वें साल प्रयागराज आता था और अपनी सारी संपत्ति दान कर देता था और फिर अपनी बहन के दिए हुए कपड़े पहनता था और फिर जाके राज करता था और एक चलता था। कितनी बार चला होगा ये नहीं मालूम, लेकिन हुएन सांग ने इस बात का वर्णन अपने यात्रा साहित्य में किया है जो कि प्रामाणिक है। तो हजारों साल पुरानी है हमारी महाकुंभ की परंपरा। बल्कि अगर हम इसका इतिहास देखें तो इतिहास आपको मालूम होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से 14 चीजें निकली। श्री, मणि, रंभा, वारुणी, अमी, शंख, गजराज, कल्प वृक्ष, शशि, धेनु धन, कल्प वृक्ष, शशि, धेनु धन, वात, विष और गजराज। ये जो चीजें निकली उसमें से जो अमृत निकला, आपको कथा इसलिए रिमाइंड करा रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को फ्रेश हो कि कुंभ का आध्यात्मिक पक्ष क्या है। इससे बहुत सारे आया कुंभ के। तो इंद्र का लड़का जब जयंत लेकर के अमृत, विश्व में तो मामला शंकर जी को पिला दिया। शंकर जी को, ये भी हम लोग ध्रुव जी का बात कर रहे थे, तो ये हुआ कि शंकर जी बहुत भोले हैं। विश्व की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जब विष निकला तो त्राही त्राही मच गई, कौन पिए? तो हम और ध्रुव जी चर्चा कर रहे थे लाइटर मोड में हंसने के लिए कि शंकर जी सबसे भोले हैं, सारे देवता मिले और बोले कि इस काम को कौन कर सकता है। तो उन लोगों ने देखा कि सबसे सीधा साधा आदमी शंकर जी। गए शंकर जी के पास, शंकर जी आपके अलावा कोई नहीं पी सकता है। शंकर जी देवता लोग बहुत चतुर थे, है ना। अभी अमृत वाले में भी आप लोग देखेंगे कि देवताओं ने चतुराई की, राक्षसों को न मिल पाए। तो शंकर जी ने, पार्वती जी समझ गई कि ये लोग शंकर जी को बना रहे हैं अपनी भाषा में। शंकर जी को ये लोग कह रहे हैं, लेकिन उनको मालूम था मस्त मौला शंकर जी हैं। उन्होंने पिया और क्योंकि हठ योगी थे शंकर। और ध्यान दीजिएगा बहुत से हठ योगी कुंभ में भी आते हैं। एक से एक हठ योगी अगर आप लोग चर्चा करेंगे आते हैं। शंकर ने यहाँ से पिया मगर यहाँ नीचे नहीं जाने दिया, क्योंकि अगर नीचे चला जाता तो शंकर जी बचते नहीं, क्योंकि विष अपना प्रभाव दिखाएगा ही। तो जब यहाँ रोका उन्होंने तो आप सबको मालूम, हम सबको मालूम कि कंठ उनका नीला पड़ गया। और इसी पॉइंट पे हम लोगों को अपने ज्ञान परंपरा को भी देखना चाहिए। आज भी हम विष से कोई मरता है, सर्पदंश से मरता है तो उसका शरीर नीला पड़ता है। यानी कि हमारी ज्ञान परंपरा कितनी पुरानी है, जितनी पुरानी जब दुनिया सोच नहीं सकती थी तब यहाँ सब चीजें हो चुकी थी। तो वो हुआ विश्व वाला प्रकरण को हम छोड़ते हैं, अमृत वाले पे आते हैं। तो इंद्र के पुत्र जब जयंत लेके भागे तो सब लोग अपना पीछे पीछे पड़े। तो छलका अमृत जो है, छलका प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पे गिरा। तो दरअसल वो जो अमृत की बूंद प्रयागराज की त्रिवेणी में गिरी, उस अमृत
के पान करने के लोभ में ही, लोभ की परंपरा में ही आज महाकुंभ का आयोजन हम लोग करते हैं। और हम लोग इसलिए जाते हैं वहां पर ताकि वो अमृत तत्व को हम लोग ग्रहण कर सकें या उससे हम लोग लाभान्वित हो सके। इसलिए हम लोग वहां पे कुंभ में जाते हैं। और देखिए महाकुंभ में एक ऐसा आयोजन है कि कोई किसी को न्योता नहीं देता है। इस समागम में कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है, लेकिन भारत क्या कहिए आज की तारीख में पूरी दुनिया से अब महाकुंभ का स्वरूप भी ग्लोबल हो गया है। और इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई हैं और इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग आए हैं, आ रहे हैं विदाउट इनविटेशन। कोई निमंत्रण नहीं देने जाता है कि भाई आइए। तो आज की दृष्टि में देखें तो कुंभ का महाकुंभ जो है एक वैश्विक परिघटना है, एक ग्लोबल फिनोमिना हो गया है। और पूरी दुनिया का स्टडी कर रहे हैं लोग कि कैसे मैनेज कैसे हो रहा है। मैनेज हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। कुछ छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उसको हम लोग नेगेटिवली ना लें। तो मैं बता रहा हूँ कि कुंभ आज की तारीख में ग्लोबल फिनोमिना हो गया है। विदाउट इन्विटेशन लोग जाते हैं। चलें इस लिहाज से देखेंगे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा भारत मेला है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला है जो कि भारत में लगता है। हम और ध्रुव जी का सौभाग्य यह है कि विगत 20 से 22 तक या 19 से 22 तक हम लोग साथ साथ गए थे, घूमे थे, सब परिवार गए थे, वहां घूमे थे। और समाजशास्त्रीय दृष्टि से बहुत सारी चीजों का हम लोगों ने खुद अवलोकन वहां पर किया। तो वहां जो समझ में आया हमारे इसमें कि इस महाकुंभ के 4 आयाम, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दैवीय। सामाजिक तो हम लोग, अब क्योंकि हम लोग समाजशास्त्री हैं तो इसका सामाजिक आयाम हम लोग देख लेते हैं। सांस्कृतिक आयाम बहुत बड़ा है। ये कुंभ हमारी सांस्कृतिक विरासत की जो तमाम सारी परंपराएं हैं उनमें से एक समृद्ध परंपरा है। इसका आध्यात्मिक लाभ भी है। इसका आध्यात्मिक लाभ अभी मैंने कहा कि वहां कुंभ में जाने पे समझते हैं कि वो अमृत की बूंद जो उस समय गिरी थी उसमें उसका लाभ हमको भी मिलेगा। तो स्पिरिचुअली हम स्ट्रांग होते हैं। और स्पिरिचुअली स्ट्रांगनेस का एक बड़ा उदाहरण है कि कितने अखाड़े हैं वहां पे, कितने अखाड़ों के साधु संत हैं। मुझे लगता है कि दुनिया भारत में जितने मत मतांतर हैं, हिंदू धर्म में बहुत सारे मत मतांतर हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति एक समृद्ध संस्कृति है। अलग अलग ढंग से तरह तरह की चेतना से लैस लोगों ने अपने मत मतांतर कर रहे हैं। और हम सब लोग एक समृद्ध विरासत के रूप में सबको साथ लेके चलते हैं। और कुंभ में अगर आप नहीं गए हैं तो मुझे लगता है कि इस मानव जीवन जो हम लोगों का ऑन एंड एवरेज 70 साल का है, आप एक गलती कर रहे हैं। कुंभ में जरूर जाइए। हादसे कभी होते रहते हैं। अभी टाइम है कि 25 फरवरी तक है, आप जाइए। 15 किलोमीटर लंबे और 6 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में जो कुंभ का फैला हुआ है तो दृष्टिगत हो रहा है। और बाकी तो पूरा प्रयागराज है। वहां जाइए और देखिए कि कितने तरह के अखाड़े, कितने मत मतांतर के लोग वहां पर आए हैं और अपने अपने भाव से सब अपने अपने में रत हैं। और बढ़िया ढंग से कुंभ मेला चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये इसका आध्यात्मिक आयाम है। अगर आप किसी पंथ से जुड़े हुए हैं तो आपके पंथ के गुरु का वहां पे एक किसी सेक्टर में जरूर कुछ न कुछ व्यवस्था वहां पे होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार की कुशल प्रबंधन की बात कहिए कि सब लोगों को जिसने मांगा है, छोटे छोटे एनजीओ ने भी मांगा है, गैर सरकारी संगठनों ने मांगा है, तो उनको भी जमीन दी गई। जमीन का वैसे तो मैंने सुना है कि जमीन निःशुल्क दी गई है, लेकिन थोड़ा बहुत शुल्क भी ले लें तो कोई वो बात नहीं है। तो हर आध्यात्मिक श्रेणी का वहां पे केंद्र है। आप वहां जाइए, अपने गुरु से बात कीजिए, उनका सानिध्य लाभ लीजिए। सामान्यतः आप अपने गुरु के यहाँ जाकर शायद ना मिले, लेकिन कुंभ एक ऐसी जगह पे है, कुंभ एक ऐसा वो है
कि जहां पे सारे गुरु लोग वहां पे इकट्ठे हैं, तो ये इसका आध्यात्मिक पक्ष है। इसका दैवी पक्ष भी कहते हैं। हम लोगों को तो ये नहीं लगता कि मतलब जो तार्किक होंगे उन्हें देवताओं में विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि देवता लोग भी कुंभ में आकर के वहां स्नान करते हैं। अगर इस कुंभ समागम को एक दूसरे दृष्टिकोण से हम विचार करें, तो कुंभ पूरी सामूहिकता लिए हुए है, और सामान्यतया हम लोग कुंभ में अकेले नहीं जा रहे हैं। पत्नी भी जा रही है, बच्चे भी जा रहे हैं, दोस्त भी जा रहे हैं। हम एक स्वामी अनंतानंद सरस्वती से जुड़े हैं राजगुरु मठ से, तो वहां स्वामी जी से बातें होती है तो बताते हैं कि कभी भी आदमी अकेला नहीं आता है, हमेशा वो समूह में आता है। और आप लोग भी मुझे लगता है कि जाते होंगे तो वहां पे कई लोगों का ग्रुप जाता होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो वहां पे सामूहिकता लिए हुए हैं, और ऐसे आयोजन भारत में बहुत कम होते हैं कि जो बिना इन्विटेशन के ग्रुप लोग चले जाएं। ये कुंभ का एक एस्पेक्ट है। और एक और एस्पेक्ट मैं देखता हूं कि लोक आस्था का इससे बड़ा जीवंत प्रतीक कोई भी नहीं। लोक आस्था कितनी गंभीर है, इसको हम लोग देख सकते हैं। मैंने अपनी बात को शुरू में ही कहा कि कोई भी इन्विटेशन नहीं है, लेकिन लोगों की आस्था है। हम प्रोफेसर लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, हम अगर आपसे क्वेश्चन करें क्या कि हम कुंभ में क्यों जाए, ताकि एक नदी है, वो नदी नर्मदा हो सकती है, वो नदी और हो सकती है, हम यही क्यों नहीं नहा लेते। लेकिन कदाचित हम सब लोग कहेंगे हमें आस्था है। आस्था क्या है? आस्था वह विश्वास है जिसको कोई भी ताकत बिगाड़ नहीं सकती। हमारी ईश्वर में आस्था है, हमारी अल्लाह में आस्था है, हमारी किसी में भी आस्था है, तो वह आध्यात्मिक पक्ष जिसको कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है, वो आस्था है। तो कुंभ जो है लोक आस्था का केंद्र है, समझिएगा बात को। ये लोक आस्था है, हमारी देवी देवता तमाम तरह की आस्थाएं होती है ना, ऐसे ही हमारी आस्था कुंभ में भी है। हमारी निजी सामूहिक आस्था कुंभ में भी है। हम लोग इसलिए वहां पे जाते हैं। इसीलिए जब लोक आस्था को लेकर हम वहां पहुंचते हैं, तो वहां पहुंचकर देखते हैं तो एक लोकोत्सव बन जाता है। वहां इतना बड़ा लोकोत्सव, अगर शाम को आपको सिलेक्शन करना हो कि हम किस गुरु के अखाड़े में जाएं, किस गुरु के केंद्र में जाएं, किस प्रदेश के भी कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश का भी वो लगा हुआ है, मध्य प्रदेश के जिले जाकर रोज शाम को प्रस्तुतियां देते हैं, और हर जगह भीड़ की भीड़ है। आप महीने भर घूमते रहेंगे तो ये लोकोत्सव आप नहीं देख सकते, ये समझिए। तो ये लोक आस्था पर केंद्रित जो है वो लोकोत्सव वहां हो रहा है, और हर आदमी अपने आप में मस्त है। इतना मस्त है कि भूख और प्यास की भी चिंता नहीं। हालांकि ये अलग बात है कि सभी लोगों को बढ़िया खाना मिलता है और पानी मिलता है, जिसका इंतजाम सरकार नहीं करती है। उसका इंतजाम कौन करता है? समाज खुद करता है, खुद समाज करता है। कोई भी सरकारी सहायता वो नहीं है। जमीन दे दिया है, टेंट का पैसा लगेगा, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग आज कुंभ के क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन कोई भूखा नहीं है। इतना बड़ा भोजन का प्रबंधन, मुझे लगता है कि महाभारत की जब लड़ाई हुई थी, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना लड़ रही थी, उस समय भी इतना बढ़िया मैनेजमेंट नहीं था। आप जहां जाओगे, और मैंने तो यहां तक अनुभव किया कि छोटी छोटी भगोनी में, छोटी छोटी बाल्टी में, और चाय और खिचड़ी और हलवा जो मैंने खाया है, ऐसा नहीं कि मैं कोई वो कर रहा हूँ, ये जो मैंने खाया है, इतना एक देखा था, एक व्यक्ति लिया हुआ था, एक छोटी संस्था का बोर्ड लगाया हुआ था, उसमें 100 लोग ही खाएंगे, लेकिन वहां जगह जगह पे लंगर चल रहे हैं। तो ये जो लोक आस्था के कारण लोकोत्सव का प्रकटीकरण हुआ है, मुझे लगता है
कि दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता होगा। आज ग्लोबल वर्ल्ड है, हम सब लोगों को पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो भारत के अलावा ये सब कहीं नहीं है और कुंभ के अलावा ये सब कहीं नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि कुंभ को देखना भारत को देखना है। अगर आपने भारत को देखना है एक जगह और इस एक महीने के 40 दिन में 40 दिन के अंदर, तो आप कुंभ जरूर जाइए। और मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप वहां पे जाइए। वहां पे हम जाते हैं तो ये पाते हैं कि जब लोकोत्सव देखते हैं, लोकाता देखते हैं, तो विविधता में एकता भी देखना हो अगर आपको, तो आपको वहीं मिलेगी, एक साथ कहीं और पे नहीं मिलेगी। ये महाकुंभ समागम एक ऐसा समागम है कि सिर्फ और सिर्फ कुंभ में ही मिलेगा, और मिलता होगा मैं नहीं कहता, लेकिन और जगह इतना सघन नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर समरसता का भी कोई आपको उदाहरण देखना हो तो इससे बड़ा समरसता का कोई उदाहरण नहीं है। वहां न जाति है, न धर्म है, न पंथ है, न मजहब है, वहां सिर्फ जन सैलाब है वहां पे। तो ये चीज है, ऐसा अद्भुत उदाहरण नहीं कहीं मिलेगा। पूरे संसाधन सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, लेकिन वहां रहने का, खाने का सारा प्रबंध समाज द्वारा प्रबंधित है। आखिर ये जो तमाम सारे महाराज जी लोग हैं, उनको भी पैसा कहाँ से मिलता है? इस समाज से ही मिलता है ना। तो ये ऐसा, ये एक बहुत बड़ा सोसाइटी सपोर्टेड जो है एक इवेंट है, जिसको दुनिया के लोग चकित हैं कि कैसे हो रहा है। वहां पे और क्या हो रहा है, लोग तो पहुंच गए, खाने पीने का सब काम चल रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। वहां और लोग क्या देख रहे हैं? वहां हम लोगों को जो आध्यात्मिक गुरु लोग हैं या और भी हमारी परंपराएं हैं, वहां से हमको अपने सार्थक जीवन के सूत्र मिलते हैं। सार्थक जीवन के सूत्र कैसे मिलते हैं? हमारे जितने गुरु लोग हैं वहां इन 40 दिनों वहां रहते हैं और अपने शिष्यों के साथ रोज सुबह शाम जो भी उनकी व्यवस्था है, वो लोग ज्ञान चर्चा करते हैं, ये चर्चा करते हैं या प्रवचन देते हैं। हम जो भी शब्दावली उसको दें, ये वो लोग करते हैं। तो अपने शिष्यों के लिए वो लोग काम करते हैं। और हम अगर हिंदू धर्म में हैं तो किसी न किसी मत मतांतर को जरूर मानते हैं। हमारा कोई न कोई गुरु होगा ही। मुझे लगता है कि हम जितने बैठे हैं सब लोग गुरुमुख हो गए हैं कि नहीं? क्योंकि बिना गुरु के क्या मुक्ति हिंदू धर्म नहीं देता है और धर्म की बात मैं नहीं करता। आपको किसी न किसी को गुरु बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मुक्ति का मार्ग है वो गुरु के रास्ते से ही होके जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि गुरु ही आपको मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। और कई बार तो गुरु को गोविंद से भी बड़ा हम लोगों के देश में माना जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े वाली पंक्ति लगभग हम सभी लोगों ने सुना होगा। तो ये गुरु हमको वहां जीवन का सार्थक सूत्र देते हैं, जिसको पकड़ के हम लोग आगे चलते हैं। हमारे गुरु जी की काफी चर्चा होती रहती है, तो हम लोग इसका सामाजिक आयाम भी देखते हैं। वही देखते हैं कि कुंभ तो बहुत पुराने समय से चल रहा है, हम लोगों का देश बहुत पुराना है। तो कुंभ को हम लोग सामाजिक विश्लेषण करते हैं तो ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम भी है। नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम कैसे? आज से 2000 साल पहले मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, तो ज्ञान का संचार कैसे होता होगा? उसी ज्ञान को फैलाना होगा, तो ज्ञान का संचार कैसे होता होगा? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। हम सब लोग प्रोफेसर हैं, ज्यादातर प्रोफेसर हैं, कभी आप लोगों ने विचार नहीं किया होगा, लेकिन जब ये प्रश्न मैं सदन में उछाल रहा हूं तो आपको सोचना चाहिए कि कोई भी नॉलेज टॉप से लेके बॉटम तक कैसे जाता होगा। कुंभ उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। आप 2000 साल या 1000 या जितने साल पहले की भारत में दुनिया की कल्पना कर लें, नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन तो होता था। कुंभ में इस समय महाकुंभ में आप देखेंगे भारत किसानों का देश है। इस समय किसानों ने फसल बो दी है, अपने हिसाब से फसल बढ़ रही है कि खेती में इसमें कुछ करने को नहीं है। दिसंबर से लेके मार्च तक फसल बो दिया है,
मौसम ठंडा है, नदी का किनारा है, सब लोग अपने अपने गुरु के कैंप में, मैं प्राचीन बात कर रहा हूँ, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, अब तो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम बहुत बड़ा है, हम लोग उसके एक भाग है, शिक्षा के रूप में हम लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन 10,000 साल पहले कैसे हो रहा होगा? तो सब लोग आते थे, अपने गुरु से महीने भर रह के ज्ञान लेते थे और चले जाते थे। तो जो भी अपने अपने गांव से या आध्यात्मिक केंद्रों से आते थे, वो ज्ञान लेकर के जाते थे, फिर उस ज्ञान को आम जनता में प्रसारित करते थे। आज से 100-200 साल पहले आप पढ़िएगा कुंभ का इतिहास, लोग महीनों पहले बैलगाड़ी से चलते थे। आज हम लोग ट्रेन से उसे जा रहे हैं, लोग महीनों पहले बैलगाड़ी पे क्या लाद लिया? खाने पीने का सामान लाद लिया, उपले कंडे लाद लिए, चलते गए, जहां शाम हुई वहां रुके। ये भी नॉलेज सिस्टम का ही पार्ट है, ये भी हमारे नॉलेज सिस्टम का ही पार्ट है। आते थे, रहते थे वहां पे, और फिर वही बात कि सपोर्टेड बाय सोसाइटी, कोई सरकार नहीं थी। अंग्रेजों के जमाने में भी कुंभ लगता था, और अंग्रेज क्या ही कुंभ के लिए करते होंगे, भारत को लूटने में लगे थे, लेकिन कुंभ की परंपरा चली आ रही थी। तो ये चलते चलते आज एक बड़े अच्छे रूप में चली गई है, और हालत ये हो गया है कि आज करोड़ों की संख्या में, कल बताते हैं कि 15 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का वहाँ प्रोजेक्टेड था, 10 करोड़ लोग आए थे, 7.5 लोगों ने स्नान किया है, 10 करोड़ के आसपास अरे आप लोग थे। हम लोग 5-7 करोड़ सोचे, 1 ही करोड़ सोचे, नहीं 10 करोड़ तो था। इतने लोगों का जाना, इतना बड़ा मैनेजमेंट। हालांकि कोई हादसा हुआ, 15-20 लोग, जितने भी लोग मरे हैं, इस पर भी हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो आस्था का सैलाब है, उसको हम लोगों को कहीं न कहीं वैज्ञानिक चेतना से जोड़ना पड़ेगा। कल का हादसा इसलिए हुआ, समाज पे चर्चा इसलिए भी हम लोग करनी चाहिए, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि उस कुंभ के सेंटर पॉइंट पर निश्चित समय में हम ही स्नान कर लें। वो जगह तो लिमिटेड है, इसी चक्कर में कुछ लोग गए, पुलिस ने रोका, वो पीछे हटे, कुछ तो मर गए। हालांकि गवर्नमेंट का प्रबंधन बहुत ही अच्छा है ना, मीडिया कुछ कर रहा है, वो उसमें मत जाइए। तो हमके इस लोक आस्था में वैज्ञानिक चेतना के समावेशन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि एक ही समय में सब लोग पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? कई बार हम लोग देखते हैं शादी वादी में कि 400-500 लोगों का भोजन है और पहुंच गए 1000 लोग, तो किसी कुछ नहीं मिलता है। क्यों मिलेगा? 500 लोगों का भोजन, इतने लोग पहुंच गए। तो इसी टाइप की कुछ भीड़ वहां पे पहुंच गई। एक गड़बड़ ये भी है कि जो कुंभ में लोग जाते हैं, कोई हमारी सरकार के पास इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। अभी हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन आगे सोचना पड़ेगा, टाइम स्लॉट के बारे में सोचना पड़ेगा। जो जहां है वहां से चल गया है, और कार लेके जब इलाहाबाद प्रयागराज के पास पहुंचता है, तो पता चला कि चारों दिशाओं से लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। प्रशासन का हाथ पांव फूट जाता है, उधर हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोग इस समागम के आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और दैवीय पक्षों पे यहाँ पे चर्चा करनी है, और मित्रों को भी बोलना है। तो मैं अपनी बात को समापन की तरफ ले चलूंगा। तो बताना ये है कि जो हमारे संत महात्मा वो जो सार्थक जीवन का सूत्र हमें देते हैं, अमृत तत्व अपने अंदर ग्रहण करने की जो बात है उसमें है, और एक सनातन की विराट चेतना वहां पे प्रदर्शित हो रही है। और आज के मीडिया के जमाने में ये बात पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे सनातन वर्ड, सनातन शब्द पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, और एक कुंभ उस सनातन चेतना का विराट प्रदर्शन करने वाला है, जो भारत को ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करने में सफल होगी। एक चीज और मैं कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, वो ये है कि यहाँ पे दान देने की भी परंपरा है। हम लोग कुंभ में जब जाते हैं तो अपने गुरु को दान दें, जहां भी कुछ दान करें, और ऐसा बड़ा चैरिटी का कोई भी कार्यक्रम दुनिया में नहीं होता है। एक दान तो बताया मैंने कि हम लोग जो है गुरु को देते हैं, और तमाम सारी व्यवस्था चल रही है। वहां
जो पंडित और पुजारी लोग हैं, इस महीने भर में कई तो लाखों और कुछ जो संगम पे हैं वो करोड़ों कमा लेते हैं। वहां उनको फिर इतना आ रहा है कि देख नहीं पा रहे हैं। तो चैरिटी अनलिमिटेड का अगर कहीं कॉन्सेप्ट देखना है आपको, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां लंगर लगाए हुए अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और वो सब चीजें वहां पे चल रही हैं और ये कुंभ एक समागम के रूप में चल रहा है। मुझे लगता है कि आज कोई भी ऐसा चैनल नहीं होगा जो इसको जो रोज टेलीकास्ट नहीं करता होगा। हालांकि बड़ा इवेंट है और हम लोगों की आंखों के सामने हो रहा है। ऐसा बताते हैं कि 144 साल बाद ग्रह नक्षत्र तारों का कुछ ऐसा वो है, ये पड़ रहा है। वैसे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो 4 और जगहों पे कुंभ होता है वो तिथियों के अनुसार होता है। उन तिथियों पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बात फिर लंबी हो जाएगी, लेकिन बताना ये है कि ये जो कुंभ का समागम है वो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत ही बड़ा आयोजन है और पूरी दुनिया आज जबकि ग्लोबल हो गई है, मुझे लगता है कि इससे पहले वाला होगा कुंभ जो हुआ होगा 12-13 में, वो इतना पॉपुलराइज नहीं रहा होगा और इतना अच्छा मैनेजमेंट वहां नहीं रहा होगा। आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरा लोहा मान रही है। कुंभ हम भारतीयों के लिए एक जबरदस्त आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है, जहाँ पे करोड़ों लोग जाके वहां पे डुबकी लगा रहे हैं और अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं। बात का समापन करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी आस्था है, लेकिन इस आस्था को आज के संदर्भ में हमको वैज्ञानिक आयाम देने की जरूरत है। वैज्ञानिक आयाम देने से मेरा मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हम कुंभ के संगम पॉइंट पर ही जाके स्नान करें। गंगा है, यमुना है, तमाम सारा हुआ है और सोचना चाहिए, इसमें साधु संतों को भी चिंतन करना चाहिए। इस कुंभ को हम डिसेंट्रलाइज करें। अगर डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा मानवीय समूह इकट्ठा होगा और कई बड़े बड़े हादसे हो जाएंगे। वो तो गवर्नमेंट का सिस्टम कहिए कि उन्होंने 2-3 घंटे के अंदर सारी चीजों को मैनेज कर दिया और तमाम सारा जो है वो कर दिया, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अगर हम अपनी लोक आस्था में थोड़ी सी वैज्ञानिक चेतना को करें, जरूरी नहीं है कि वहीं जाके नहाए, कुंभ के आसपास भी हम लोग जाके नहाकर इस तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। अपनी बात का मैं समापन करूंगा और ये कहूंगा कि आप लोगों को इन सब के बावजूद भी एक बार कुंभ जाकर अपने हिसाब से आध्यात्मिक लाभ लेना चाहिए और अनुभव भी करना चाहिए। यही मैं अपनी वाणी को विराम